हेलो एवरीवन। भारतीय संविधान की एक सीरीज हम लोग देख रहे हैं जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस देखने हम लोगों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, तो इसी की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं, पार्ट नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। और इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में भारतीय संविधान का एक सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हुआ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए 2 बार राष्ट्रपति का ये निर्वाचित हुए थे, लिखा है क्या क्या निर्वाचित राष्ट्रपति कौन 2 बार था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इस चीज को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उसी में इनको क्या कर लिया गया था, राष्ट्रपति चुन लिया गया था। हालांकि इनको राष्ट्रपति उसमें चुना गया था, ना कि इनको क्या किया गया था, एक तरीके से निर्वाचित हुए थे। तो एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार क्या किया गया था, चुना गया था, वो भी संविधान सभा के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो इनका पहला चुनाव होता है 1952 में, और पहली बार ये 1952 में निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और इसके बाद 1957 में दोबारा से निर्वाचित होते हैं और ये 1962 तक अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंध रखते थे और ये बिहार के बहुत बड़े लीडर्स में आते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और ये पहली बार संविधान सभा के द्वारा भी चुने गए थे। और इसके अलावा इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और भी है, आप ध्यान रख सकते हैं उसको भी। जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को। तो जो 11 दिसंबर को बैठक हुई थी उसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, इसमें अस्थायी रूप से चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, एस.सी. सिन्हा जी को चुना गया था, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन स्थायी रूप से चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो बाद में 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने और 1952 में पहली बार निर्वाचित होते हैं और दूसरी बार निर्वाचित हुए 1957 में। ये क्वेश्चन सारे याद रखेंगे हम लोग। राजेंद्र प्रसाद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आगे के जितने भी वीडियोस आएंगे उनमें पूरे आपके सॉल्व हो जाएंगे, आप इस बात की गारंटी मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? देखिए आप जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक संविधान में फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है और इसके लिए भाग नंबर है 3। आप जानते हैं इस चीज को, भाग नंबर 3 जो है ये फंडामेंटल राइट को शो करता है। तो इसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 32, जिसमें लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी आर्टिकल के तहत जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो होता है संविधान का रक्षक तो होता ही है, साथ में ही मौलिक अधिकारों का भी रक्षक होता है। फंडामेंटल राइट और संविधान दोनों का ही रक्षक कौन होता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के आईसीजे कौन है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इंडियन जो कोर्ट के जो जज हैं, मुख्य जज कौन है? ठीक है, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, आधा अधूरा वीडियो देखना है अगर आपको तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखें, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा पॉलिटी में। ठीक है, मेरी वीडियो पे आप भरोसा कर सकते हैं। इस समय मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स जो इसमें हो सकते हैं मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी लास्ट तक मैं इसमें और भी सारी चीजें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से बने रहिए बस। केवल भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका होता है कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल नंबर 52 में जिक्र किया गया, आप जानते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी पीछे की वीडियोस में, पकानी कोका द्विदशम, जिसमें पूरे आर्टिकल सॉल्व हो जाते हैं इसके। ठीक है, राष्ट्रपति हमारे देश का
प्रथम अधिकार मतलब कि प्रथम व्यक्ति होता है और प्रथम अधिकारी भी होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है राष्ट्रपति। भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो आप जानते हैं संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ करता है संविधान, आपको पता है। देखिए संसद में 3 पार्ट आते हैं हमारे यहाँ, आप जानते हैं। संसद का जिक्र आर्टिकल नंबर 79 में किया गया है। आप एक ट्रिक जानते हैं, सरल सा से होता है संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, और इन तीनों के आर्टिकल आप जानते हैं 79, 80 और 81। इसी के तहत संसद में 3 पार्ट आते हैं, आप जानते हैं। हालांकि देखिए इसके पार्ट तो 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, लेकिन अगर बात की जाएगी सदन कितने हैं, तो 2 सदन हैं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि किस प्रकार की व्यवस्था करता है, तो संसदीय व्यवस्था करता है। 2 सदन है हमारे यहाँ, राज्यसभा और लोकसभा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 85 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है, तो ये है भारत की जनता। भारत की जनता में ही सर्वोच्च शक्ति निहित है संविधान की, आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 86, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन को करके दिया गया है? आप इसके लिए आर्टिकल नंबर 73 पढ़े होंगे। 73वां जो अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। आप जानते हैं 73rd अमेंडमेंट 1992 में जब हुआ था, तो इसमें आपने देखा था कि जो पंचायतों में अलग से प्रावधान किया गया था कि इसमें पंचायती राज में जो 11वीं अनुसूची थी, आपने पढ़ा होगा इस चीज को कि पंचायती राज में इसमें 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी। और 11वीं अनुसूची जब ऐड की गई थी तो इसी में एक नियम बनाया गया था कि महिलाओं को, जो महिलाएं हैं, इनको 33% आरक्षण दिया जाएगा। कितना? 33% आरक्षण दिया जाएगा, आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 74वां अगर पूछ ले कि 74वां अमेंडमेंट क्या था, तो 74th अमेंडमेंट जो होता है इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और आप इसमें ध्यान रखेंगे नगर पालिका को ऐड किया गया था, ठीक है। 12th अनुसूची थी इसमें और नगर पालिका को इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे, हाँ, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग, आप इसको समझ लीजिए तरह से, राजभाषा आयोग जो होता है इसमें राजभाषा के बारे में जिक्र किया जाता है, तो इसमें जो राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे बीजी खैर, ठीक है। इनका नाम पूरा था बाल गंगाधर खैर, ठीक है, आप कहीं नोट कर लेना, बाल गंगाधर खैर इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर बात करेंगे कि राजभाषा आयोग में मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, तो राजभाषा आयोग में मेंबर्स की संख्या होती है 30 मेंबर्स होते हैं, और 30 मेंबर्स में 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले यहां से कि प्रथम बार राज्यसभा आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे 1955 में प्रथम बार राज्यसभा आयोग का गठन किया गया था, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर खैर थे। और इसने रिपोर्ट पूछेगा कब दी थी, तो 1956 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी अपनी पहली बार, ठीक है। राजभाषा आयोग ने पहली बार रिपोर्ट सौंपी थी कब? 1956 में, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है, यह संघ राज्य क्षेत्र का कौन से हैं? दो पूछे गए हैं, तो दिल्ली है और पांडिचेरी है, ध्यान रख सकते हैं इनको कि दिल्ली और पांडिचेरी को, दो को संघ राज्य में विधानसभा दी गई है, ठीक है। आप जानते हैं दिल्ली में भी सीएम होता है और पांडिचेरी में भी सीएम होता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य स्तर पर हमेशा राज्यपाल करता है, और केंद्र स्तर पर हमेशा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अब आगे देखिए, मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? देखिए आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। देखिए मूल संविधान में राज्यों की अलग अलग, आप इसको ध्यान रख सकते हैं
कि इसके लिए क्या हुआ था कि जो फजल अली आयोग था, इसके पहले 2 कमेटियां और गठित की गई थी। एक बार इसको समझ लीजिए। कहाँ गया? हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए पहले भाषा के आधार पर जब राज्यों की मांग चल रही थी, तो उसके पहले 2 कमेटी गठित की गई थी। एक थी एस.के. धर, जो कि 1948 में गठित हुई थी, और एक थी जे.बी.पी. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये भी गठित हुई थी 1948 में। दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था पेट्टू श्रीरामल्लू, जो कि 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पेट्टू श्रीरामल्लू, जो कि 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये मर गया। तो इसके बाद आनन फानन में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर, ध्यान रखना ये डेट आई हुई है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन ये, 1 अक्टूबर 1953 को आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू को घोषित करना पड़ा। 1952 नहीं, 53 है, ठीक है, गलती से लिख गया था। 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया और इसकी कैपिटल बनाई गई थी उस समय कुर्नूल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश की पहली कैपिटल क्या थी, तो वो थी कुर्नूल, और ये तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये तेलुगु भाषा के आधार बना था 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन इसके बाद एक कमेटी गठित की गई फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली उस समय जो यूपी का हाई कोर्ट है, यूपी हाई कोर्ट के मुख्य जज हुआ करते थे। तो फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, और इनके साथ में, फजल अली के साथ में 2 व्यक्ति और थे। एक थे हृदयनाथ कुंजरू, इनका नाम इतने बार पूछा गया एग्जाम में, पता नहीं क्यों लोग याद भी नहीं करते इनका। हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, जस्टिस सबके नाम में आग लगा लेना, क्योंकि ये जस्टिस तो थे ही, हृदयनाथ कुंजरू। और एक नाम मिलता है के एस पडिक्कर, के एस पडिक्कर। ठीक है, 2 नाम आप ध्यान रखेंगे। फजल अली के साथ में 2 नाम और ध्यान रखना, हृदयनाथ कुंजरू और के एस पडिक्कर। ये 3 लोगों की समिति गठित की गई थी, इसमें 3 लोगों के मेंबर थे, इनकी समिति गठित की गई, और इसके आधार पे जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसकी जो है अध्यक्षता की थी फजल अली ने। ठीक है, इसमें लेकिन इस आयोग ने एक सिफारिश की थी कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन तो हो सकता है, भाषा के आधार पर राज्य बन तो सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी थी उन्होंने कि एक राज्य, मतलब कि एक राज्य एक भाषा का गठन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती, तो वो ऐसा नहीं है कि वो यूपी में रह नहीं सकता है। जैसे मराठी नहीं आती तो आप महाराष्ट्र में नहीं रह सकते हो। तो इसका विरोध किया था, इन्होंने कहा था कि कोई भाषा कोई बोलता है वो किसी राज्य में रह सकता है। तो लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा था कि आप भाषा के आधार पर राज्य गठन तो कर सकते हो, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद इसी की सिफारिश को मानते हुए सरकार ने 7th अमेंडमेंट ले आई। आपको याद है इस चीज के लिए 7वां अमेंडमेंट लेके आते हैं, और 1956 में आता है ये 7वां अमेंडमेंट 1956 में आता है, और इसी के तहत 14 राज्य और 6 यूटी, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनाई जाती हैं। आपको याद होना चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, 7वां अमेंडमेंट 1956 में आया था। ठीक है, फजल अली की सिफारिशों को इन्होंने मान लिया था। ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं कराएगा, आप लोग हिम्मत रख के अगर इसका कर लेंगे ना, तो आपका उद्धार हो जाएगी। मान लीजिए, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो देखिए साफ साफ लिखा है आर्टिकल नंबर 1 में, राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। धीरे धीरे मेरी भी राइटिंग अच्छी हो जाएगी इस पे, तो आप लोग समझते जाइए, हम समझाते जाएंगे आपको। ठीक है, साफ साफ लिखा है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। एक क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, आर्टिकल कौन सा है इसका?
तो आर्टिकल पूछ लेगा तो 394 नंबर आर्टिकल है, ठीक है। 394 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, मतलब कि भारतीय संविधान को बन के तैयार हो गया था, ठीक है। हालांकि इसे लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन बन के तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। ये आपको याद होगा, ठीक है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आप जानते हैं इस चीज को। प्रारूप समिति वही है, प्रारूप समिति वही है जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रारूप समिति थे, प्रारूप समिति थी, इसी को पांडुलेखन समिति के नाम से जाना गया। इसी को प्रारूप समिति को ही, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, और इसमें 7 मेंबर्स थे। टोटल मेंबर्स कितने थे, तो 7 मेंबर्स थे इसमें, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 7 मेंबर्स थे इसमें। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली आप जानते हैं, इसी को पंचायती राज प्रणाली को आप जानते हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत तैयार करती है। और ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी 1973 में, इसी को फॉलो करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बलवंत राय मेहता कमेटी में 3 स्तरीय पंचायतों को गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका नाम भी क्या है, बलवंत राय मेहता, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? देखिए, इसमें बात की जा रही है कब, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। 1773 में क्या हुआ था, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात की गई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट बना कहाँ था, तो कलकत्ता में। कहाँ बना था, कलकत्ता में। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, तो इसके जो हेड जज थे, जो इसके हेड जज थे, जिनका मुख्य जज बोल सकते हैं, तो कौन थे, उनका नाम था सर एलिजा इम्फे। क्या नाम था, सर एलिजा इम्फे, ठीक है। और इसके अलावा इनके साथ में 3 व्यक्ति और थे, जिनका नाम आप याद कर सकते हैं, चेम्बर्स, चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, ये 3 व्यक्ति और थे, ठीक है। इसके मुख्य जज कौन थे, एलिजा इम्फे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो कलकत्ता में जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, इसकी प्रीवी काउंसिल कहाँ थी, तो इसकी प्रीवी काउंसिल मतलब इसके ऊपर अगर आपको सुनवाई करवानी है तो कहाँ थी, वो थी लंदन में। यही बस गड़बड़ था इनका, ठीक है। कोई गरीब व्यक्ति अगर कलकत्ता में केस हार जाता है तो वो लंदन नहीं जा सकता था। इसकी प्रीवी काउंसिल कहाँ थी, लंदन में थी। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। देखिए, राज्यसभा से जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर मैंने देखा है इस चीज को कि राज्यसभा के गठन के साथ में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो राज्यसभा की पहली बैठक अगर पूछ ले तो पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप साथ में याद रख सकते हैं। यहीं अगर लोकसभा पूछ ले कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो लोकसभा के गठन का अगर पूछेगा तो ध्यान रखना इस चीज को, लोकसभा गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। मात्र 14 ऐड करने हैं आपको, यहां से 3 से 14 ऐड कर देना है और आप लोकसभा में पहुंच जाएंगे। तो पहले राज्यसभा गठन हुआ, बाद में लोकसभा का गठन हुआ, ठीक है। 3 और 17 अप्रैल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो हम कई बार करवा चुके हैं, तो इसको आपको आता भी है। आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। आपको पता है, आप नाम बता सकते हैं। एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरी होती है परमादेश, परमादेश
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस बोलते हैं, ठीक है, लिख देते हैं एक बार, हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इनको आप याद करते जाइए साथ साथ में, हम याद तो वैसे करा ही देंगे, आप पूरे वीडियो हमारे देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा यानी कि इसी को बोलते हैं क्वा वारंटो, अधिकार परीक्षा इसी को बोलते हैं क्वा वारंटो, ठीक है, क्वा वारंटो। और एक होता है प्रतिषेध, और एक लास्ट वाला है उत्प्रेषण, ठीक है, ये दोनों ही हाई कोर्ट लोअर कोर्ट पे जारी करता है, ठीक है। इसका होता है प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण का मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखिए, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना चाहिए को कि गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 30 मई 1987 को, 30 मई ऐड कर लो, ठीक है, 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, 25th स्टेट बनाया गया था गोवा को, आप ध्यान रखेंगे। गोवा को मुक्त कराया किससे गया था, पुर्तगालियों से, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था 1961 में, ठीक है, लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को 25वें राज्य की दर्जा दिया गया था, आप ये क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि गोवा को 25वां राज्य किस अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था, तो उसके लिए अमेंडमेंट था 56th अमेंडमेंट, 56वां अमेंडमेंट था, 56 अमेंडमेंट था जिसके तहत गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो ग्राम पंचायत के लिए आर्टिकल नंबर कौन सा है, 40 नंबर आर्टिकल है, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, मैंने अगर कल का वीडियो आपने देखा है तो मैंने क्वेश्चन कराया था, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी। आप इनकी बीवी का नाम जानते हैं, नाम क्या था, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी वही हैं जो यूपी की पहली महिला सीएम कह सकते हैं, यूपी की पहली महिला सीएम या फिर इंडिया की पहली महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी जी। एक क्वेश्चन यहीं से और बनता है कि इंडिया की पहली फीमेल गवर्नर कौन थी, या यूपी की पहली फीमेल गवर्नर कौन थी, तो ध्यान रखना उनका नाम था सरोजनी नायडू जी। क्या नाम था, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के नाम से एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि कानपुर के एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1925 का, जिसकी ये अध्यक्ष थी। कांग्रेस में ध्यान रखना जो कांग्रेस का गठन हुआ था, कांग्रेस गठन हुआ था 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन होता है, और कांग्रेस के इतिहास में सबसे पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी तो उनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, ये ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। पहली महिला की बात की गई है, लेकिन पूछ ले पहली भारतीय महिला, तो वो थी 1925 में, कानपुर अधिवेशन था, और ये थी सरोजनी नायडू, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। और एनी बेसेंट जो है ये कलकत्ता में बनी थी, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने डाल दिया है, इंटा किससे बोलते हैं, INTUC, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म के आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन बनाने का प्रावधान पहली बार किया गया था। अगर पहला शब्द रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, तो कौन सा था, भारत सरकार अधिनियम था 1909 का, इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इस चीज को कि पृथक निर्वाचन की मांग पहली बार की किसने थी, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, पृथक निर्वाचन की मांग की थी मुस्लिम लीग ने, पहली बार इसकी मांग की थी, और मुस्लिम लीग वही है जो 1906 में ढाका में गठित की गई थी। इसके दो व्यक्ति हेड माने जाते हैं, सलीम उल्लाह खां और आगा खां, ध्यान रखोगे, सलीम उल्लाह खां और आगा खां, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इन्हीं ने पहली बार भारत में संविधान सभा से पृथक निर्वाचन की मांग करने का प्रावधान लाया था। तो इसी बाद पृथक निर्वाचन के चक्कर में 1909 में
जो अधिनियम आया और इसी में मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसी पहली बार मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन दिया गया था। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस के संघ से पड़ा पर आधारित है? देखिए, राज्यों और संघ और राज्यों बोला है, क्या बोला है? संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। तो हमने कहां से लिया है? कनाडा से इस मॉडल को हमने फॉलो किया है, ठीक है, कनाडा के मॉडल को, ठीक है। और इसमें केंद्र को मजबूत बनाया गया है और राज्य को इसमें थोड़ा हल्का कम रखा गया है। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की बात की जाएगी तो आर्टिकल नंबर 39 का ए में दिया गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है और 22 भाग कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, भाग नंबर 1 में हमने आपको बताया था यू, सी, एफ और डी। यहाँ कहा था यू, एस और ये तो हमने कट दिया था यू और यहाँ पहुंच जाएंगे पी। यू से क्या था? यूनियन, भारत क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। सी से क्या है? सिटीजनशिप। 3 में क्या दिया है? फंडामेंटल राइट दिया है। 4 में क्या दिया है? डीपीएसपी दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और 4 के काम दिया है? मौलिक कर्तव्य दिया है। यू से क्या था? यूनियन यानी कि संघ है 5 में। 6 में क्या दिया है? राज्य, स्टेट के बारे में बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इसमें जिक्र किया गया है, आर्टिकल बाद में देख लेंगे, ठीक है। 7 को हमने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है इसको, ठीक है। 8 को क्या कर दिया? संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटीज हो जाएंगे इसमें, ठीक है। 9 में देखिए पंचायत दिया है, 9 में क्या है? पंचायत दिया है। 9 के काम है नगर पालिका है, 9 के काम है सहकारी समितियां हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 10 में बात करेंगे तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है। 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध दिए गए हैं। देखिए, एक संघ है एक राज्य है, दोनों के बीच संबंध हो जाएगा तो एक एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 में क्या दिया है? 12 बांट हो जाता है, किसका होता है? संपत्ति का, तो वित्त, संपत्ति, समुदाय और बाद। 13 नंबर में क्या दिया है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। 14 में क्या दिया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। 14 के काम है अधिकृत दिया है, जिसे ट्रिब्यूनल बोलते हैं इंग्लिश में। 15 में दिया है निर्वाचन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए। 15 में क्या है? निर्वाचन। 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए हैं। 17 में क्या है? राजभाषा, ये भी बहुत इंपोर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में। 18 की बात करेंगे तो क्या है? आपात उपबंध दिया है। 19 की बात करेंगे तो क्या है? प्रकीर्ण दिया है। 18 भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है, 18 भी इंपोर्टेंट है। 20 की बात करेंगे तो संविधान संशोधन, ये भी इंपोर्टेंट है, बस ये तो कम से कम याद कर लीजिए। 15, 17 और 18 और 20, ठीक है। 20 में क्या है? संविधान का संशोधन दिया है, ठीक है। 21 में दिया है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दिए गए हैं। 22 में दिया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी तीसरी बैठक थी जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमने आपको बताया था 9 को पहली हुई थी, 11 को दूसरी हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है जो आज हमारे संविधान की प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल के रूप में जानी जाती है। प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल के रूप में जानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि इसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा से पेश किया जाता है, लेकिन इसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107, लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? देखिए, इसके लिए साफ साफ प्रावधान है कि जितनी भी सीटें हैं उसका 10% सीटें आपको प्राप्त करनी पड़ेंगी। जैसे 543 सीटें हैं प्रेजेंट टाइम में, जब चुनाव होता है तो 543 सीटों में से आपको कम से कम 54 सीटें, 10% कितना हो जाएगा? 54.3, यानी कि लगभग 55 सीटें आपको जीतनी पड़ेंगी, तभी आप क्या कर सकते हैं कि विपक्ष के नेता के रूप में आपको, विपक्षी दल के रूप में आपको मान्यता प्राप्त होगी।
इस समय क्या 17वीं जो लोकसभा चल रही है प्रेजेंट टाइम में, तो इस समय क्या 17वीं लोकसभा में कोई विपक्षी दल है? तो विपक्षी दल के रूप में मान्यता जरूर दे दी गई है खड़गे जी को, लेकिन विपक्षी दल कोई नहीं है प्रमुख रूप से, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रेजेंट टाइम में 52 सीट हैं, जो कि इससे कम है। ठीक है, 54 भी होता तो भी कम है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? हाँ, इसके बारे में बात करेंगे तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका। फंडामेंटल राइट को लिखित रूप से पहली बार कहाँ दिया गया था? तो हालांकि दिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे तो मैग्ना कार्टा के रूप में 1215 में ये कहाँ आया था? तो ये आया कहाँ था? तो ब्रिटेन में। ठीक, ध्यान रखेंगे। हालांकि मैग्ना कार्टा जो वर्ड है ये फ्रांसीसी वर्ड है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का किस प्रकार अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। कैसा है? वैधानिक। क्योंकि आपको पता है कि एक अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट, जो कि कब आया था? 1978 में। और इस समय एक अमेंडमेंट किया गया और जिसके बाद क्या हुआ कि आर्टिकल नंबर 31 को एबॉलिश कर दिया गया और 19 के 6 को अबॉलिश कर दिया गया। दोनों को हटा के क्या कर दिया गया? दोनों को हटा के आर्टिकल नंबर 300 का 300 का कहो या 300 का ए कहो, दोनों को ऐड कर दिया गया और संविधान के फंडामेंटल राइट यानी संविधान के जो संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको खत्म करके बना दिया क्या? संपत्ति का विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो इसमें हमने आपको बताया है कि आर्टिकल नंबर 18 के तहत हमने बताया आपको, आर्टिकल 18 में जिक्र किया गया है कि आप भारत के राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करके किसी विदेशी उपाधि या सम्मान को आप ले सकते हैं और उसकी रख भी सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना इस चीज को, आर्टिकल नंबर 18 में साफ साफ जिक्र किया गया है कि आप कोई भी विदेशी जो उपाधि है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया था राजा और रानी की उपाधि भी आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपको बताया था हमने आपको शिक्षा की उपाधि आप रख सकते हो। और आपको पता है कि जो डॉक्टरेट उपाधियां होती हैं या फिर जैसे आप उपाधि ले सकते हो कौन सी वाली, जो सेना की उपाधि है, वो भी आप सब रख सकते हो 18 के तहत ही। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1892 में 1892 एक जगह है इंग्लैंड में फिन्सबरी, जगह कौन सी है? फिन्सबरी। और फिन्सबरी से ध्यान रखना लिबरल पार्टी की सीट पर, पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी की तरफ से, ध्यान रखना इस चीज को, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। कौन से चुनाव में? हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। कहां से सीट से थे? फिन्सबरी की सीट से थे 1892 में। और ये ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय थे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो वो था राज्य गुजरात। देखिए, लोकसभा की सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो ये आपको पता है 2026 तक इसमें आप कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस चीज के बारे में पता है। एक आर्टिकल है इसके लिए, आर्टिकल नंबर 82, आर्टिकल इसके लिए है 82। इसमें दिया गया है साफ साफ परिसीमन, जिसे बोलते हैं हम लोग साफ साफ वर्ड में क्या बोलते हैं? परिसीमन। इसका मतलब होता है क्या? परिसीमन मतलब क्या होता है कि जितनी भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के बाद क्या करना पड़ेगा? जनगणना का समायोजन होगा। तो इस पे साफ साफ कहा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या अगर होगी तो उस पे एक लोकसभा का मेंबर चुना जाएगा। लेकिन आप सोचिए, लोकसभा की जो बिल्डिंग होती है वो तो एक बार बनाई जाएगी, बार बार तो बनाई नहीं जाएगी। इसीलिए इसको जो है चेंजमेंट करने के लिए आपको एक अमेंडमेंट की जरूरत होती है। आपको पता है इसमें साफ साफ किया गया है कि 1971
1971 में लास्ट बार हुआ था, तब से लेकर अभी तक नहीं हुआ है इसमें परिसीमन। अभी हालांकि एक अमेंडमेंट हुआ था 84 नंबर का, 84th नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत ये किया गया है, इसमें 84th अमेंडमेंट में साफ साफ कहा गया है कि जो 2001 की जनगणना है, जो 2001 की जनगणना है, इसके आधार पे लोकसभा की जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये परिसीमन अब होगा कब? तो होगा 2026 में, लेकिन होगा कब? 2026 में, लेकिन साफ साफ उसमें पहले ही बोल दिया गया कि 2001 की जनसंख्या जितनी थी उसके आधार पे परिसीमन होगा और 10 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति को चुना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर कौन सा है? तो 82 है इसके लिए। ठीक है, भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? तो भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। ठीक है, अपने यहाँ संविधान है, लेकिन अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में सर्वोच्च विधि क्या है वहां पे? तो वो है संसद में। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त हमारे यहाँ के कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। अब कुछ व्यक्तियों के नाम हम लोग देख लेंगे। देखिए, इसको हटाना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए, बोला गया है कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले उपराष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था, इसीलिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। रक्षा मंत्री पहले कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। पहले वित्त मंत्री आर सन्मुखम शेट्टी। ठीक है, और पहला बजट भी इन्होंने पेश किया था, आपको पता है इस चीज के बारे में। पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। और पूछ लेगा पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो वो थे माउंट बैटन। ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल है, हरिलाल नहीं है, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्ला थे। पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? एन श्रीनिवास राव थे। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो एम सी सीतलवाड़ थे। पहले मंत्रिमंडल के सचिव कौन थे? तो एन आर पिल्लई थे। पहले थल सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह जी थे। और पहले वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल थॉमस एमहर्स्ट थे। और पहले नौसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग बार बार देखना, जिससे कि आपको याद हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, चार्जर लगा लेते हैं जरा। देखिए, 116 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 44th अमेंडमेंट था, जिसके तहत आपको याद है कि एक फंडामेंटल राइट था 31 में, जिसको हटा दिया था हमने, संपत्ति के अधिकार को डाल कहाँ दिया था? 300 के काम में। ठीक है, जिसको हमने क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया। ठीक है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग नंबर 3 को आपको मैंने बताया है कि इसमें क्या है, तो फंडामेंटल राइट है इसमें। और आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। ठीक, देखिए, इसमें अगर पूछ लेगा कि 14 से 18 तक दिए हैं समानता के अधिकार, समानता का अधिकार दिया है 14 से 18 तक। ठीक है, 19 से 22 तक दिया है स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। और 25 से 28 तक दिया है, किसमें क्या दिया है? तो इसमें दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अगर पूछ लेगा 29 और 30 में क्या दिया है? तो 29 30 में दिया है
अल्पसंख्यक का अधिकार दिया गया है, और 31 जो था इसको कर दिया समाप्त कर दिया है, इसमें संपत्ति का अधिकार था, और 32 दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये 6 थे पहले, 5 बचे हैं। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं और 6वीं में किया गया है। 5वीं और 6वीं में ये किया गया है। ठीक है, ध्यान रखोगे। 119 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो ये करता है परिसीमन आयोग करता है। हमने आपको बताया था आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 82 में इसकी जिक्र किया गया है। 82 के तहत कहा गया है कि 2001 की जनगणना के आधार पर 2026 में इसकी लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा और 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव होगा। आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत की राजनीतिक दर्जा क्या था? देखिए, भारत का पूछ रहा है कि भारत का स्टेटस क्या था उस समय। तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था भारत। आप मान सकते हो कि 15 अगस्त को हम फ्री जरूर हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी हमें दर्जा क्या प्राप्त था? जब तक हमें गणतंत्र नहीं हुए हैं तब तक हमें दर्जा क्या प्राप्त था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य थे हम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतने क्वेश्चन थे इस वीडियो में। आप इसके बाद जो वीडियो देखेंगे उसमें 120 के बाद 121 से स्टार्ट होंगे क्वेश्चंस। और अभी फिलहाल के लिए आप इतना कर सकते हैं कि इन वीडियोस जितने वीडियो में बनाए इनको वीडियो को एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और इनके जो आपको पॉइंट्स पता ना हो उनके आप साथ साथ में क्या बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, बाद में हालांकि मैं इस पॉलिटी को अगर आप कहेंगे तो मैं थ्योरिकल भी करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आए हुए हैं और आते ही हैं एग्जाम में। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करा ही रहा हूँ पहले। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी एक काम और कर लेंगे कि एक टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन करा दिया करेंगे जिससे आपके रिवीजन जल्दी आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप पूरे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि ये टॉपिक करा दीजिए आप, तो मैं उस टॉपिक को कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।